आज हमारा जो चैप्टर है रेखा एवं कोण, ये लगभग समाप्ति की ओर है। इससे कई वीडियो हमारे बन चुके हैं, तो इसको हम समाप्त करने का प्रयास करेंगे। तो इसके लिए हमने आपको इससे पहले आपको तिर्यक रेखा, समांतर रेखा और कल आपको पढ़ाया था कि अगर दो समांतर रेखा हैं और एक कोई तिर्यक रेखा काट रही है तो उसके एकांतर कोण बराबर होते हैं, संगत कोण बराबर होते हैं और तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोणों का योग सत्यांश होता है। इसके बारे में पढ़ाया था और कुछ इस पर सवाल भी हल कराए थे। अब इसका अगला जो टॉपिक है इसी का वो है त्रिभुज। त्रिभुज क्या होता है कि हम कह सकते हैं कि तीन भुजाओं से घिरी आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। तीन भुजाओं से घिरी आकृति को त्रिभुज कहते हैं, या हम कह सकते हैं कि तीन प्रतिच्छेदी रेखाओं से, क्योंकि ये रेखा आपस में काट रही हैं, ये ए बी है, बी सी है, सी है, आपस में काट रही हैं, तो तीन प्रतिच्छेदी रेखाओं से बनी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। अब त्रिभुज के क्या होते हैं कि इसमें तीन तो कोण होते हैं, तीन भुजा होती हैं और तीन शीर्ष होते हैं। अब कोण क्या है? कोण है आपका ए बी सी। कोणों को सदैव कैपिटल लेटर्स में ही लिखेंगे। और भुजा कौन कौन सी हैं? ए बी बी सी सी ए बी बी सी सी ए। अगर हम वैसे आगे आगे कहानी है, भुजाओं को हम स्मॉल ए, स्मॉल बी और स्मॉल सी के रूप में भी लिख सकते हैं कि कोण ए के सामने की स्मॉल ए होगी, बी के सामने की भी स्मॉल बी होगी और सी के सामने की स्मॉल सी होगी। तो स्मॉल लेटर के द्वारा भुजा लिखी जाती हैं और कैपिटल लेटर के द्वारा कोण लिखे जाते हैं। शीर्ष कौन कौन से हैं? शीर्ष वही आपका ए शीर्ष है, बी शीर्ष है और सी शीर्ष है। यानी हम कह सकते हैं कि जो त्रिभुज के अंग होते हैं, तीन भुजा और तीन कोण, यानी 6 अंग होते हैं। इसके कितने अंग होते हैं? 6 अंग, तीन भुजा और तीन कोण। तो हमें कोण और भुजाओं से मतलब है, शीर्ष तो फिर कोई बात नहीं है। अब त्रिभुज के अंतः कोण कौन से हैं कि जो अंदर वाले कोण होते हैं, अंदर वाले कोण माने जो कोण ए है, कोण बी है और कोण सी है। कोण ए, कोण बी और कोण सी, इनको हम कहेंगे अंतः कोण। ये तुम्हारे अंतः कोण होते हैं। अब भाई बहिष्कोण क्या होता है कि अगर किसी भी भुजा को हम थोड़ा आगे बढ़ा दें, कि हमने बी सी को यहां डी तक आगे बढ़ा दिया, तो त्रिभुज के बाहर वाला जो कोण होगा ये वाला, यानी एंगल ए सी डी जो बनेगा वो आपका बहिष्कोण होगा। और ये जो बहिष्कोण है इसके जो सुदूर अंतःकोण है, ये कोण ए और कोण बी, ये सुदूर अंतःकोण है। कौन से बहिष्कोण के लिए? बहिष्कोण एसीडी के लिए कोण ए और कोण बी सुदूर अंतःकोण है, क्योंकि ये इसका नजदीक का है और इससे जो दूर है वो ये दोनों हैं। अगर मैं इस ए को थोड़ा और आगे बढ़ा दूं, सपोज करो ये ई है, तो यहां पर जो बहिष्कोण है ई ए बी, ये बहिष्कोण है बाहर वाला कोण, और उसके लिए जो सुदूर कोण होंगे इसके लिए ये और ये होंगे, एंगल बी व एंगल सी। इसी प्रकार अगर मैं इसको थोड़ा आगे बढ़ा लूं और मान लूं एफ, तो ये आपका एफ बी सी, एंगल एफ बी सी। इस बहिष्कोण के लिए जो सुदूर कोण है ये और ये होंगे, एंगल ए व एंगल सी, ये सुदूर कोण होंगे। तो यहां पर हम एक इनमें संबंध बताएंगे सुदूर अंतःकोण बहिष्कोण में। इससे पहले एक हमारी प्रमेय है कि त्रिभुज के सभी कोणों का योग 180 अंश होता है, ये हमें सिद्ध करना है। तो प्रमेय हमारी कि त्रिभुज के सभी क्या तीन ही कोण होते हैं, तो हम कह सकते हैं तीनों अंतःकोणों का एक सस्यांश होता है। तो त्रिभुज के तीन अंतःकोणों का एक सस्यांश होता है या सभी अंतःकोणों का एक सस्यांश होता है, ये हमें प्रूफ करके लाना है। तो ये हमने त्रिभुज बना लिया ए बी सी। हमने एक बी सी के समांतर रेखा मान के चलिए पी क्यू खींच ली है। हमने ये कोण 1 मान लिया है, ये कोण 2 मान लिया है और ये कोण 3 मान लिया है, ये 4 मान लिया है और ये 5 मान लिया है। देखेंगे तो हमें यहाँ पर पी क्यू बी सी के समांतर रेखा खींची। अब उत्पत्ति कैसे सिद्ध करेंगे आप इसको?
देखिएगा, एंगल 2 बराबर होगा एंगल 5 के। ये क्यों होगा? एकांतर अंतः कोण युग्म है, क्योंकि ये दोनों लाइन समांतर हैं और ए बी एक तिर्यक रेखा है। तो जब ए बी तिर्यक रेखा है तो ये दोनों एकांतर अंतः कोण है और एकांतर अंतः कोण बराबर होती हैं। इसी प्रकार एंगल 4 बराबर होगा एंगल 3, ये भी एकांतर अंतः कोण युग्म है, तो ये भी आपस में बराबर होंगे। लेकिन इसी के साथ साथ आप देख रहे हैं एंगल 4, एंगल 1 और एंगल 5, इनका योग कितना होगा? 180 अंश। अब 180 अंश क्यों होगा? क्योंकि ये तीनों एक रैखिक युग्म बना रहे हैं। एक रेखा है ये पूरी, यो की त्यों, तो ये प्लस ये कितना होगा? 180 अंश। तो एंगल 4 की जगह 3 लगा दूं, एंगल 5 की जगह एंगल 2 लगा दूं। एंगल 3 काय के बराबर था? सी के। 1 काय के बराबर था? ए के। और 2 काय के बराबर था? बी के। अर्थात एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर 180, यही हमें सिद्ध करना था। अतः त्रिभुज के सभी कोणों का योग 180 अंश होता है। जो डेल्टा का निशान होता है, अगर हम इस तरीके डेल्टा निशान लगा रहे हैं तो वो त्रिभुज नोट करता है, हम त्रिभुज लग करके डेल्टा का निशान बना सकते हैं। तो त्रिभुज के सभी कोणों की सदस्य अंश होता है। एक बार दोबारा ध्यान दें कि हमें 1, 2 और 3 ये 180 अंश सिद्ध करने हैं, और हम अगर किसी तरीके से 4, 1, 5 भी 180 अंश सिद्ध कर लें तो भी हो जाएगा, क्योंकि 4 बराबर है 3 के, 5 बराबर है 2 के। तो हमने 4, 1, 5 क्योंकि रैखिक को बना रहे हैं 180 अंश कर लिया है, तो 4 को 3 के बराबर लिख देंगे, 2 को 5 के बराबर, अतः 3, 1 और 2 का जोड़ 180 अंश हो गया। क्योंकि एकांतर कोण, अगर हम समांतर रेखा न खींचते तो ये हमारा सिद्ध नहीं हो सकता था। समांतर रेखा खींचने के बाद ही हमने ये प्रूफ किया है कि त्रिभुज के सभी कोणों का 180 अंश होता है। और इस प्रमेय का प्रयोग आप कई बार कर चुके हैं और करेंगे। अगली प्रमेय है, और ये लास्ट प्रमेय है इस एक्सरसाइज की, और हमारे 6 चैप्टर खत्म हो जाएंगे। 6 क्या 2 निकाल दी, 4 चैप्टर खत्म होंगे, क्योंकि 6वां चैप्टर है। तो ये क्या कह रहा है कि किसी एक त्रिभुज की, अगर मैं त्रिभुज यहां बना दूं ABC, एक भुजा बढ़ाई जाए, हमने इस भुजा को बढ़ा दिया है, किसी एक त्रिभुज की एक भुजा बढ़ाई जाए तो इस प्रकार बना बहिष्कोण, यानी ये वाला, दोनों अंतः अभिमुख, अभिमुख माने विपरीत यानी उससे दूर, दोनों अंतः अभिमुख यानी इसके और इसके योग के बराबर होता है, कि जो बहिष्कोण है ACD एंगल A और एंगल B के बराबर होगा। तो ये हमें प्रूफ करके लाना है। कैसे प्रूफ करेंगे? उत्पत्ति। सबसे पहली बात कि हम ये जानते हैं कि एंगल ACB प्लस एंगल ACD ये कितना होगा? 180 अंश। क्यों होगा? क्योंकि ये और ये एक रैखिक युग्म बना रहे हैं। और रैखिक युग्म का जोड़ जो होता है वो 180 अंश होता है। इसके अलावा एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल ये प्लस ये प्लस ये वाला ACB, इनका जोड़ 180 अंश होगा, क्योंकि अभी प्रूफ कर चुके हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, इनका योग कितना होता है? 180 अंश। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 से आप देख रहे हैं क्योंकि दोनों ही 180 अंश के बराबर हैं, तो इनको हम दोनों को बराबर कर देंगे। एंगल ACB एंगल ACD बराबर एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल ACB। आप देख रहे हैं ये ACB और ये ACB आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो एंगल ACD बराबर एंगल A प्लस एंगल B, यही हमें प्रूफ करके लाना था। अर्थात बहिष्कोण सुदूर अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। एक बात ध्यान दें,
कि अगर सपोज कीजिए ये ए बी सी और मैं इसको आगे बढ़ा दूं ई तक, तो ये वाला जो बहिष्कोण होगा वो इन दोनों के योग के बराबर होगा। यानी एंगल ए सॉरी बी ए ई जो होगा वो एंगल बी और एंगल सी के बराबर होगा, क्योंकि इसका सुदूर जो अंतःकोण है वो ये वाले होंगे। अगर मैं इसको आगे बढ़ा देता, ये बहिष्कोण निकालता, तो ये वाला जो बहिष्कोण का मान होगा वो ए और सी के योग के बराबर होगा। यानी जो बहिष्कोण आप निकालना जा रहे हैं, जो इस बहिष्कोण का मान आप निकालने जा रहे हैं, तो उसको छोड़ करके बाकी जो दो बचेंगे उनके कोणों के योग के बराबर होगा। यहां पर कुछ मैं नोट लिखे हैं मैंने, इनको मैं समझाने का प्रयास करूंगा आपकी समझ में आ जाए। तो सबसे पहला है कि किसी भी त्रिभुज में एक से अधिक समकोण, समकोण माने 90 अंश नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? कि अगर हमने कोई त्रिभुज बनाया और हमने सपोज किए दो 90-90 अंश के ले लिए, क्या हमारा नोट क्या है कि एक से अधिक नहीं हो सकते, और हम मान के चल रहे हैं कि दो हो सकते हैं, तीन की तो बात दूर रही। तो इन दोनों कोणों का जो जोड़ हो गया वो 180 अंश हो गया, तो तीसरा कोण जीरो कभी हो नहीं सकता है। जीरो का मतलब हो जाएगा कि ये रेखा इसी रेखा पर पड़ी होगी, एक रेखा, और दूसरी इस पर पड़ी होगी, तो इससे त्रिभुज संभव नहीं है। एक रेखा आपकी इधर चली गई और एक रेखा इस पर पड़ी रह गई, तो ये त्रिभुज संभव नहीं होगा। अर्थात चाहे ये आपका 89 का हो जाए और ये 1 का होगा, तो दो कोण 90 अंश के नहीं हो सकते, एक कोण ही 90 अंश का हो सकता है। एक से ज्यादा 90 अंश के कोण नहीं हो सकते, एक से ज्यादा समकोण नहीं हो सकते हैं। अगर एक से ज्यादा समकोण हो गए, दो समकोण हो गए, तो उन दोनों का योग ही 180 अंश हो जाएगा, फिर तीसरे कोण के लिए जगह ही नहीं बचेगी, और जीरो कोई कोण हो नहीं सकता है। किसी त्रिभुज में एक से अधिक कोण नहीं हो सकते। अधिक कोण क्या है कि अधिक कोण 90 अंश से ज्यादा होता है। अगर हमने अधिक कोण यानी ये कर लिया 91 और ये भी कर लिया 91, तो ये तो 180 अंश से ज्यादा बैठ गया। जब त्रिभुज के तीनों कोणों का योग अधिकतम और अधिकतम कितना होता है? 180 अंश। तो यहां पर जब समकोण ही नहीं हो सकते हैं, 90 अंश ही नहीं हो सकते हैं, तो 90 अंश से ज्यादा होने का कोई सवाल पैदा नहीं होता है। अतः किसी त्रिभुज में एक से अधिक कोण नहीं हो सकते, यानी मैक्सिमम एक ही 90 अंश का हो सकता है, एक ही 90 से ज्यादा हो सकता है। यह अलग बात है कि त्रिभुज के तीनों कोण न्यून कोण हो सकते हैं। न्यून कोण माने कि त्रिभुज के तीनों कोण 90 से कम हो सकते हैं, चाहे तीनों 60-60 के कर लो, या 45 और 75, 120 और 60 के कर लीजिए, है ना। तो इस तरीके से आपके तीनों कोण न्यून कोण भले हो सकते हैं, लेकिन समकोण एक से ज्यादा नहीं हो सकता और अधिक कोण एक से ज्यादा नहीं हो सकता। दूसरी बात, क्या किसी समकोण त्रिभुज में जो दो बचे न्यून कोण होंगे उनका जोड़ 90 अंश होगा। अगर ये कितने का है? 90 का, और आपके ये दो एंगल मान के चलो ए बी सी, तो हमारी जो प्रमेय है या नोट है वो क्या कहता है कि एंगल ए प्लस एंगल सी का मान कितना होगा? 90। क्योंकि ये तो समकोण है, बाकी बचे दो न्यून कोण, तो इन दोनों का जो योग होगा वो 190 अंश होगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ कितना होता है? 180 अंश। ए प्लस बी प्लस सी बराबर 180 अंश। इसमें अकेला ए रह गया 90, तो सॉरी अकेला बी हो गया 90, तो ए और सी का मान कितना रह जाएगा? 90। तो ये न्यून कोण है, दोनों 90 अंश से कम है। अगर एक समकोण है या किसी त्रिभुज में एक अधिक कोण है, निश्चित तौर से जो दोनों कोण बच गए हैं वो दोनों कोण 90 से कम ही होंगे, अर्थात न्यून कोण ही होंगे। और जो समकोण में दोनों न्यून कोणों का जो योग होता है वो 90 अंश होगा, क्योंकि 180 में से 90 निकाल दिया तो इन दोनों का जोड़ जो बचेगा वो कितना बचेगा? 90 अंश बचेगा। अगली प्रमेय क्या है, अगली नोट्स क्या है? वो नोट्स कह रहा है आपका कि बहिष्कोण का जो मान है सॉरी, ये बहिष्कोण है आपका ए बी सी डी। ये जो बहिष्कोण होगा, ये जो सुदूर अंतःकोण है, इन दोनों से कुछ ज्यादा ही होगा। एंगल ए सी डी जो निकाला है वो एंगल ए प्लस एंगल बी निकाला है। जब इन दोनों के जोड़ के बराबर है ये चीज, कोई चीज, तो एंगल ए सी डी जो होगा वो ज्यादा होगा एंगल ए से, और ऐसे ही ए सी डी जो होगा वो ज्यादा होगा एंगल बी से। तो प्रत्येक बहिष्कोण का मान
इसके अंतः अभिमुख कोण से अधिक होता है। यानी इससे भी बड़ा होगा, इससे भी बड़ा होगा और इससे भी बड़ा होगा। तो इससे हो जाए, लेकिन इन दोनों से अभिमुख माने होता है विपरीत, दूर। तो इसकी तो नहीं कह सकते हैं सॉलिड 100%, लेकिन इन दोनों से निश्चित तौर से बड़ा होगा किसी भी बहिष्कोण का मान। तो ये आप नोट देख लेना, पढ़ लेना, कॉपी पर नोट कर लेना, क्योंकि इस पे जो हम अगली एक्सरसाइज 6.3 कराएंगे वो हमने जो आपके त्रिभुज की अंतःकोणों का योग, बहिष्कोण और ये जो नोट लिखाए हैं इन्हीं पर आधारित आपको कराएंगे हम।